स्टूडेंट्स, आज हमारी ये टॉपिक है वर्ब। इसको हिंदी में क्रिया कहते हैं। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, चाहे वो बैंक हो, एसएससी हो, इवन आईएसपीसीएस में भी जो इंग्लिश के क्वेश्चन आते हैं, इससे डायरेक्ट एरर फाइंडिंग या फिल इन द ब्लैंक्स बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। इस तरह के टॉपिक पे आपको ये नहीं पूछेगा कि वर्ब की डेफिनेशन क्या है या वर्ब कितने तरीके के होते हैं या फाइंड वर्ब करने के लिए। आपसे सीधे ये पूछेगा कि कहीं पे कोई एरर दी होगी, और जब तक आपको वर्ब के तरीके, वर्ब क्या होते हैं, कितने होते हैं और कौन सा वर्ब कहाँ पे इस्तेमाल होगा, तब तक आप उस तरह के एरर फाइंड करने की कोशिश नहीं कर पाओगे। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस दैट वर्ब इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एज फार एज कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस आर कंसर्न। तो इस टॉपिक को बहुत ही सीरियसली और बहुत ही आराम से पढ़ना है, क्योंकि कई बार कई ऐसी चीज़ें आपको दिखेंगी जो पहली बार आप देख रहे होंगे, आपको पहले से नहीं पता होगी। तो उसको कंप्लीट करने के लिए आपको उसको समझने के लिए 2 या 3 बार करना पड़ेगा। तो आप एकदम पेशेंटली वेट करो, आराम से काम करते चलो, होता चलेगा, कोर्स कंप्लीट होता चलेगा, प्लस आपका नॉलेज धीरे-धीरे बढ़ता चलेगा। हड़बड़ी करोगे, नहीं खत्म होगा। ठीक है? वर्ब क्या होता है? पहले वर्ब की डेफिनेशन समझते हैं। अ वर्ब इज अ वर्ड और अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड that indicate action or a state of being or condition. Verb defined as an action or doing word. क्रिया किसे कहते हैं? किसी काम के होने या करने के बारे में जो वर्ड या शब्द हमें बताता है उसे क्रिया कहते हैं या उसे वर्ब कहते हैं। ऐसा वर्ड जो हमको ये बताता है कि कोई काम हो रहा है या कोई स्टेट है किसी चीज़ की, किसी कंडीशन की, तो उस वर्ड को हम वर्ब कहते हैं। शॉर्ट में अगर समझना है, याद रखना है, सिर्फ एक चीज़ याद रखना है कि ऐसा वर्ड जिससे हमको एक्शन पता चले या कोई काम हो रहा है ये पता चलेगा, इसको हम वर्ब कहते हैं। ओके, एग्जाम्पल हमारे पास है राइडिंग अ बाईसाइकिल। यहाँ काम क्या हो रहा है? साइकिल चलाई जा रही है। ठीक है, राइडिंग अ बाईसाइकिल में वर्ब हमारा क्या है? राइडिंग। एक चीज़ आपको और मैं बताता हूँ, हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी कोई टू व्हीलर की हम बात करते हैं, चाहे बाइक हो, बाईसाइकिल हो, इवन अगर हम किसी जानवर पे चढ़ते हैं, जैसे कि घोड़ा चला रहे हैं, तो उसको हमेशा राइडिंग कहते हैं, क्योंकि हम उसको चढ़ के बैठते हैं। तो ऐसे याद रखना है कि जिस पे हम चढ़ के बैठेंगे उसको राइड करेंगे, और जिसके अंदर बैठेंगे उसको ड्राइव करेंगे। जैसे कार हमेशा ड्राइव होती है, बाइक हमेशा राइड होती है। ठीक है, यहाँ पे वर्ब की बात करें तो वर्ब हमारा क्या है? राइडिंग। ठीक, अगला एग्जाम्पल है द किड्स प्ले बास्केटबॉल। नाउ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस सेंटेंसेस? बच्चे बास्केटबॉल खेल रहे हैं, बहुत सिंपल सेंटेंस है। तो यहाँ पे हमारा वर्ब प्ले है। ठीक है, और किस पे क्या कर रहे हैं? वो बास्केटबॉल खेल रहे हैं। अभी हमने ऊपर एक चीज कही थी कि एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग। अब यहाँ इस सेंटेंस में राइडिंग मतलब हमको एक्शन दिख रहा है, यहाँ काम हो रहा है, यहाँ पे हमको एक्शन दिख रहा है, प्ले हो रहा है, बट स्टेट ऑफ बीइंग का क्या मतलब होता है? ऐसी सेंटेंस जिसमें हम कोई काम डायरेक्टली एज अ एक्शन नहीं कर रहे होते हैं, लेकिन वहां कोई ना कोई वर्ड ऐसा हमको इंडिकेट कर रहा होता है कि ये चीज हो रही है, कोई खुश है, कोई सो रहा है। तो सोना एक काम नहीं है, वो एक एक्शन नहीं है, वो एक स्टेट है आपका, कि आप नींद की स्टेट में हो, आप सोने की स्टेट में हो, आप अनहैप्पी, आपकी स्टेट है अनहैप्पी। तो यहाँ पे ये वर्ब एक्शन वाला नहीं है, यहाँ स्टेट ऑफ बीइंग वाला है। तो पॉल इज अनहैप्पी, यहाँ वर्ब हमारा है अनहैप्पी। कुछ और कॉमन वर्ड्स हैं जैसे हम बहुत ज़्यादा देखे होंगे, मूव, सेट, रन, प्ले, जंप, राइट, वॉक, सिंग, कैच, स्विम, ईट। ये सब बहुत ही बेसिक वर्ड्स हैं जो एज अ वर्ब यूज होते हैं। वर्ब्स कितने तरीके के होते हैं? देर आर बेसिकली टू टाइप ऑफ वर्ब, मेन वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब क्या होता है? ऐसा वर्ब जो सेंटेंस में ये बताता है कि काम क्या हो रहा है, वो मेन वर्ब होता है। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? कई बार हम ऐसा सेंटेंस देखेंगे जहां पे एक ही सेंटेंस में काम हो रहा है, एक सेंटेंस में वो हमको मेन वर्ब बताएगा, लेकिन उस काम के बारे में या कुछ और उसके साथ हो रहा है वो हेल्पिंग वर्ब बताएगा। अब हेल्पिंग वर्ब बेसिकली दो तरीके के होते हैं, मोडाल्स और ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी प्राइमरी वर्ब या मोडाल्स ऑक्सिलरी वर्ब। अब देखिए क्या होता है मॉडल्स में, मोडाल्स में सॉरी, कि इनको कभी भी मेन वर्ब की तरह यूज नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ एक क्वेश्चन आया कि मेन वर्ब तो हमारा है, तो मेन वर्ब की तरह यूज करने की क्यों बात हो रही है? द बेसिक रीजन वी नीड दिस
कि जब मैंने पहले कहा भी कि एक सेंटेंस में देयर आर सम टाइम्स जहाँ पे हमको एक ही सेंटेंस में एक से ज़्यादा वर्ब दिख सकते हैं, तो वहाँ पे एक मेन वर्ब होगा और दूसरा हेल्पिंग वर्ब होगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि एक सेंटेंस में मेन वर्ब ही गायब होता है, तो वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब कई बार ऐसा काम करता है मेन वर्ब के लिए। लेकिन मोडाल्स कभी भी मेन वर्ब का काम नहीं करेंगे, लेकिन ऑक्सिलरी वर्ब जरूरत पड़ने पर कैन बी यूज्ड एज मेन वर्ब्स एंड हेल्पिंग वर्ब्स। ठीक है, तो जरूरत पड़ने पे ऑक्सिलरी वर्ब कर सकते हैं, मोडाल्स कभी नहीं कर सकते। इसको डेप्थ में हम अभी आगे समझेंगे। अब हम पढ़ेंगे व्हाट इज मेन वर्ब एंड इट्स टाइप्स। मेन वर्ब इज ऑल्सो नोन एज लेक्सिकल और प्रिंसिपल वर्ब। तो अगर आपको बुक में कहीं पे ये लेक्सिकल या प्रिंसिपल वर्ब दिखाई देता है तो ये कोई नया वर्ब नहीं है, मेन वर्ब को ही इस नाम से जाना जाता है। मेन वर्ब इज इंपॉर्टेंट वर्ब इन द सेंटेंस, वर्ब दैट शोज द एक्शन और द स्टेट ऑफ बीइंग ऑफ द सब्जेक्ट। अब इंपॉर्टेंट वर्ब क्या होता है? किसी सेंटेंस में एक से ज्यादा दो वर्ब हो सकते हैं, तो वहां पे जो वर्ब हमें क्या एक्शन हो रहा है इसके बारे में प्राइमरीली बताएगा, तो वर्ब विच विल टेल कि एक्शन क्या हो रहा है वो मेन वर्ब कहलाएगा। और दूसरा जो वर्ब होगा वो हेल्पिंग होगा, वो एक सपोर्ट के रूप में होगा, वो मेन रूप में नहीं होगा। ठीक है, मेन वर्ब कैन स्टैंड अलोन और दे कैन बी यूज्ड विद अ हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब इज ऑल्सो नोन एज ऑक्सिलरी वर्ब। अब ये चीज हमने पहले भी एक्सप्लेन की है कि मेन वर्ब एक सेंटेंस में अकेले भी हो सकता है या एक सेंटेंस में मेन वर्ब भी हो सकता है और हेल्पिंग वर्ब भी हो सकते हैं, दोनों साथ आ सकते हैं। एक एग्जांपल हमारे सामने ये है, आई वॉक माई डॉग एवरी डे। यहाँ पे वर्ब क्या है, क्या काम हो रहा है? कुत्ता टहलाने का काम हो रहा है, मैं अपना कुत्ता रोज टहलाता हूँ। आई वॉक माई डॉग एवरी डे, वर्ब वॉक है, सब्जेक्ट हमारा यहाँ पे आई। अगला एग्जांपल है राम इज स्टडिंग। राम क्या कर रहा है? पढ़ाई कर रहा है, तो वर्ब हमारा स्टडिंग का है। ठीक है, अब मेन वर्ब इज फर्दर डिवाइडेड इनटू फोर पार्ट्स: फाइनाइट, नॉन फाइनाइट, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव। हमको ये सारे जितने इसके टाइप्स हैं, इसको कैसे पता करते हैं कि कौन सा टाइप है, ये समझ में आना चाहिए। आपको पेपर में ये नहीं पूछेगा कि फाइनाइट पढ़ना है कि नॉन फाइनाइट है कि ये कौन सा है। दे विल आस्क यू डायरेक्ट एरर बेस्ड क्वेश्चन, तो उसमें आपको तुरंत स्ट्राइक करना चाहिए कि यहाँ पे फाइनाइट मिसिंग है या नॉन फाइनाइट का एरर आ रहा है। वो चीज आपको इसको पढ़ने के और समझने के बाद करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। फाइनाइट वर्ब क्या होता है? दे हैव डेफिनेट रिलेशनशिप विद द सब्जेक्ट और नाउन। These verbs change according to noun and it is used only in present and past tense. अब इसको समझिए कि जो फाइनाइट वर्ब होगा उसका नाउन मतलब जो भी सब्जेक्ट हमारे सेंटेंस में होगा उसके साथ एक स्पेसिफिक फिक्स्ड रिलेशनशिप होगा। वो ये बता देगा कि क्या बात हो रही है, और जैसे जैसे नाउन चेंज होगा या सब्जेक्ट हमारा चेंज होगा या बात कुछ कहना चेंज करेगा, तुरंत वो वर्ब भी उसी अकॉर्डिंग तुरंत चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब एक चीज आपको ये चीज हमेशा याद रखनी है कि जब भी फाइनाइट वर्ब होगा वो हमेशा प्रेजेंट या पास्ट टेंस में ही होगा, वो कभी भी पास्ट पार्टिसिपल या प्रेजेंट पार्टिसिपल के फॉर्म में नहीं होगा। यहां पे एक एग्जांपल है, आपको चेंज होता हुआ दिखेगा, राम वॉक्स होम। ये इसका मतलब ये हुआ कि राम घर जा रहा है, और राम वॉकड होम, राम घर चल के गया। ये जा रहा है, ठीक है, ये प्रेजेंट की बात हो रही है, और ये जा चुका है, ठीक है, ये पास्ट की बात हो रही है। यहां पे और कुछ भी नहीं चेंज हुआ। आप देखो, राम राम, होम होम, जो चेंज हुआ सिर्फ वॉक्स और वॉक में चेंज हुआ। तो वर्ब चेंज होते ही तुरंत सब्जेक्ट के बारे में बात बदल गई। नॉन फाइनाइट वर्ब जो होता है, दे इंडिकेट टेंस, मूड और जेंडर, कि सब्जेक्ट का मूड क्या है, जेंडर क्या हो रहा है, या टेंस क्या है वहां पे। ठीक है, नॉन फाइनाइट थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव है इन नेचर, बिकॉज ये सब डिवाइड होता है आगे चल के तीन पार्ट में: इनफाइनाइट, जेरंड एंड पार्टिसिपल। अब ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि जब भी आप पेपर के क्वेश्चंस उठा के देखोगे यू विल फाइंड आउट कि 80% क्वेश्चन इन्हीं तीन में से आते हैं, अगर वो वर्ब पे बेस्ड हैं तो। अब हम इसका पहला पार्ट देखते हैं, इनफाइनाइट। टू इज यूज बिफोर द वर्ब।
ऐसा जो भी सेंटेंस जहां पे हमको टू पहले लगा है वर्ब के, वर्ब तो हम समझ चुके हैं ना कि जो वर्ड हमको ये बताता है कि एक्शन हो रहा है, तो जो भी ऐसा वर्ड होगा जो एक्शन बता रहा होगा उसके पहले टू लगेगा तो वो इनफाइनाइट वर्ब होगा। यहां ये जो इनफाइनाइट वर्ब है वो हमेशा एज अ नाउन यूज होगा, एडवर्ब यूज होगा या एडजेक्टिव यूज होगा। सबको पता है कि नाउन एडवर्ब एडजेक्टिव क्या होता है, तो इसको डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। आपको ये चीज ध्यान रखना है कि जब भी इनफाइनाइट हमको वर्ब लगाना है तो उसके आगे टू लगेगा, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं जरूरत पड़ेगी आपको। यहां पे एग्जाम्पल देखिए, ही वॉज मेड टू क्लीन द रूम। ही वॉज मेड टू क्लीन द रूम का मतलब क्या हुआ कि उसको रूम साफ करवाया गया। ठीक है, मेड टू मतलब उससे करवाया गया, तो यहां पे टू जब भी लग गया तो हमारा क्या हो गया, ये इनफाइनाइट वर्ब का एग्जाम्पल हो गया। क्लीन हमारा वर्ब है, क्लीन का मतलब होता है सफाई करना, काम इस पूरे जगह पे क्या हो रहा है, क्लीन करना। ठीक है, अगला एग्जाम्पल है दिव्या लव्स टू टॉक। अब दिव्या को बात करना बहुत पसंद है, अच्छी बात है। तो यहां पे हमारा जो वर्ब है वो क्या है, टॉक, लेकिन उससे पहले हमने क्या लगा दिया, टू लगा दिया, तो ये इनफाइनाइट। अब ये कंफ्यूज नहीं होना है कि किसी भी वर्ब के आगे आप टू लगा दोगे तो वो इनफाइनाइट हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। हमको ग्रामेटिकली उसके आगे जब जरूरत पड़ेगी, जब हम टू लगाते हैं तो वो एक इनफाइनाइट वर्ब का एग्जाम्पल होता है। ठीक है, अब एक चीज और देखिएगा कि जो सेकंड फॉर्म है जिसको जेरंड कहते हैं, उसके आगे आईएनजी लगता है। वर्ब के आगे जब हम आईएनजी लगाते हैं, मतलब कोई ऐसा वर्ड जहां वर्ब है उससे पहले हम आईएनजी में कोई काम कर रहे हैं, तो वो जेरंड में आएगा। अब एक चीज यहां नोट करने वाली बात है कि ये हमेशा एज अ नाउन यूज होगा। यहां पे आप देखिए, यहां पे हम एज अ नाउन यूज कर सकते थे, एज अ एडवर्ब यूज कर सकते थे और एज अ एडजेक्टिव यूज कर सकते थे, बट जेरंड हमेशा एज अ नाउन यूज होगा। एग्जाम्पल है, स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ। इसका क्या मतलब हुआ, हमारा क्या काम हो रहा है, वर्ब के आगे स्विम करने का, लेकिन हमने यहाँ पे ये देखिए आईएनजी लगा दिया। अब आईएनजी लगा दिया तो ये जिरंड हो गया, एक जिरंड का एग्जाम्पल हो गया। ठीक, तो अब स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ, काम हमारा तैरने का हो रहा है और ये हेल्थ के लिए अच्छा होता है। ठीक है, स्विमिंग एक नाउन हो गया यहाँ पे। अब दूसरा एग्जाम्पल है, स्मोकिंग इज प्रोहिबिटेड इन पब्लिक प्लेसेस। धूम्रपान करना पब्लिक प्लेसेस पे मना होता है या वर्जित होता है। तो यहाँ पे हमारा स्मोक करना मतलब सिगरेट पीना और उसके आगे आईएनजी, तो ये जिरंड का एक एग्जाम्पल हो गया और हमारा ये वर्ब है और ये एज अ नाउन यूज हो रहा है यहाँ पे। अब अगला देखते हैं पार्टिसिपल। अब देखिए, यहाँ पे तो मैंने कहा कि भाई आईएनजी लगाते हैं तो वो जेरंड हो जाता है। फिर आप ये यहाँ पे कहोगे कि यहाँ पे सर आप तो ईडी के और आईएनजी की बात कर रहे हो, तो ed और ing is added in verb and it function as adjective। अब जब ing लगने के बाद हमको एडजेक्टिव मिलता है तो वो क्या होता है, तो ed और ing लगने के बाद क्या होता है, जब एडजेक्टिव में बदल जाता है। यहां पे क्या हुआ था, ये चीज आप देखिएगा, यहां पे नाउन में बदला था, बट अगर वो वर्ड एडजेक्टिव हो जा रहा है, एडजेक्टिव पता है ना कि क्या होता है, तो अगर वो एडजेक्टिव में कन्वर्ट हो जा रहा है तो वो पार्टिसिपल का एग्जांपल होगा। The dancing bird was the main attraction of the fest। यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो डांसिंग बर्ड थी was the main attraction of the fest। जो एक फेस्ट मतलब मेला होता है, उसमें जो मेन अट्रैक्शन था वो वहां पे डांसिंग बर्ड था। और ये वर्ब है पार्टिसिपल फॉर्म का, यहाँ पे हमारा क्या लगा है, आईएनजी लगा है, और यहाँ पे ये डांसिंग नाउन नहीं है। ठीक है, ये एडजेक्टिव है। ओके, किस तरह की बर्ड, डांस करने वाली बर्ड। एडजेक्टिव हो रहा है ना, ये वर्ड के बारे में बता रहा है कुछ। ओके, अब हम पढ़ेंगे ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है। ट्रांजिटिव वर्ब में एक्शन पासेस ओवर फ्रॉम द सब्जेक्ट टू द ऑब्जेक्ट, और किसी भी ट्रांजिटिव वर्ब के लिए ऑब्जेक्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब किसी ऑब्जेक्ट मतलब किसी चीज पे काम होना।
सब्जेक्ट हमारा किसी न किसी के साथ कोई काम कर रहा होगा, क्योंकि यहाँ एक्शन की बात होती है, फिर हम वर्ब की बात कर रहे हैं। एक एग्जाम्पल देख रहे हैं, द बॉय पिक द स्टोन। यहाँ पे काम क्या हो रहा है, पिक करने का। लड़के ने पत्थर उठाया, पिक मतलब उठाना, पिक्ड माने उठाया, ठीक है। तो यहाँ हमारा वर्ब क्या है, पिक्ड। हमारा ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट क्या है इसमें, यहाँ पे जो हमारा बॉय है वो हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा काम कर रहा है, और किस पे काम हो रहा है, स्टोन पे, ठीक है। तो हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो स्टोन है। तो बॉय ने क्या उठाया बताने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम स्टोन के बारे में भी बताएं, ओके। तो ऐसी जगह जहां पे सब्जेक्ट विल वर्क ऑन ऑब्जेक्ट, दैट विल बी नोन एज ट्रांजिटिव वर्ब। Intransitive verb is a verb which does not passes over the subject to object. यहाँ पे ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड नहीं है, द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट इज नॉट नेसेसरी और नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल। ही लाफ्ड, ही हमारा क्या है, सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है ही नहीं ऑब्जेक्ट, यहाँ तो जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वर्ब क्या हो रहा है, लाफ, लाफ, ठीक है, और लाफ्ड। लाफ्ड ये हमको बता रहा है कि वो हंसा। अरे वो क्यों हंसा, जरूरत नहीं है हमको, बात पूरी बात यहीं से समझ में आ गई। अगर मैं पिछले वाले सेंटेंस में ये कहता, द बॉय पिग्ड, अरे बॉय ने उठाया, क्या उठाया, कुछ तो उठाया होगा। तो यहाँ जरूरी है कि हमको ये पता चले कि क्या उठाया, स्टोन उठाया। ही लाफ्ड जरूरत नहीं है, ही लाफ्ड ऑन अ जोक, ही लाफ्ड ऑन कॉमेडी, किसी बात पे भी हंसा, बस हंसा, बात पूरी यहीं खत्म हो जाती है। तुम क्योंकि आप उससे क्वेश्चन पूछ सकते हो, तुम उसको क्यों देख रहे थे सर, क्योंकि वो हंसा, ओके ठीक। चलिए अब नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं। नाउ वी विल अंडरस्टैंड दिस थिंग कि मेन वर्ब चेंजेस अकॉर्डिंग टू टेंस ऑफ द सेंटेंस। दिस मीन्स दैट मेन वर्ब इज डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन टेंस। अगर पास्ट टेंस है सेंटेंस का तो वर्ब भी उसी अकॉर्डिंग होगी, अगर प्रेजेंट टेंस है सेंटेंस में देन वर्ब विल बी अकॉर्डिंग टू दैट। जैसा हमारा टेंस वैसा हमारा वर्ब। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि किस तरह के टेंस में कौन सा वर्ब का फॉर्म हम यूज करेंगे। अगर हमारा टेंस प्रेजेंट टेंस है तो हमारा वर्ब की फॉर्म वहां V1 होगी। अभी हम आगे आपको समझाएंगे कि V1 V2 V3 क्या होता है, ठीक है, वो टेंस के ऊपर बेस्ड होता है, ये चीज तो समझ में आ गई। तो आगे देखिए, प्रेजेंट पार्टिसिपल टेंस अगर हो रहा है तो वहां आईएनजी फॉर्म लगेगा। अब प्रेजेंट पार्टिसिपल और प्रेजेंट टेंस में फर्क क्या होता है, ये बहुत बेसिक सा डिफरेंस है, बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है। इसको बेसिक इस तरह से आप समझ लीजिए, डेप्थ में हम जब टेंस करेंगे तो हम आपको सारी चीजें बताएंगे, बट समझने के लिए अभी इतना समझिए। प्रेजेंट टेंस मतलब कि वर्तमान काल है। प्रेजेंट पार्टिसिपल ऐसा काम जो अभी शुरू हुआ लेकिन चल रहा है, कॉन्टिन्यूएशन में है कुछ, ठीक है। तो वो काम हो रहा है, थोड़ी देर पहले भी शुरू हुआ होगा, मतलब प्रेजेंट में शुरू हुआ प्रेजेंट में चल रहा है, तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल है। पास्ट टेंस मतलब भूतकाल, और पार्टिसिपल मतलब ऐसा काम जो पास में से चल रहा है, जिसका मूवमेंट हो रहा है पास में, एक किसी फिक्स टाइम पे नहीं है, उसका थोड़ा सा वास्ट टाइम है, जिसका एक चलना चला आ रहा है, ठीक है, पास से। तो वहां पे हम V3 लगाते हैं, पास्ट टेंस में V2, पास्ट पार्टिसिपल में V3, प्रेजेंट टेंस में V1, ओके। अब V1 V2 V3 ING और S और ES 5 फॉर्म्स होते हैं जिसपे वर्ब का कोई भी वर्ड डिपेंडेंट होता है, ठीक है, या उस वर्ड के 5 फॉर्म हम बनाते हैं जो हम टेंस के अकॉर्डिंग यूज करते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, चूज। चूज का क्या मतलब होता है, चूज का मतलब होता है कोई चीज सेलेक्ट करना, कि हमने ये चूज किया, ये मेरी चॉइस है, ठीक है। उसका जब हम प्रेजेंट में यूज करेंगे तो हम चूज लिखेंगे, जब प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा तो चोज हो जाएगा, और जब हम इसका पास्ट पार्टिसिपल यूज करेंगे तो मतलब कि V3 फॉर्म, यहां से देखिए पास्ट पार्टिसिपल होता है, तो V3 फॉर्म जब होगा तो वो चूजन हो जाएगा। ING फॉर्म चूजिंग और S और ES फॉर्म चूजर हो जाएगा। SES कहां यूज करते हैं ये हम आपको आगे बताएंगे, ठीक है। ऐसे ही कुछ और वर्ड्स हैं हमारे सामने, डू, डू का होता है डिड, डन, डूइंग, डस। ईट का होता है ईट, अगर वो हमारा V2 फॉर्म है तो एट, ईटन, ईटिंग, ईट्स।
अब यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल जानबूझ के ये लिया था कि कई बार ऐसा होता है कि हमारा वर्ब का फॉर्म चेंज होता है लेकिन वर्ड चेंज ही नहीं होता। जैसे डिग, डिग का क्या मतलब होता है? खोदना, गड्ढा खोदा जाता है, ठीक है? तो या टनल खोदी जाती है तो डिग द टनल, ठीक है? तो डिग का मतलब क्या होता है? अगर आपको नहीं पता है तो लिख लीजिए कि गड्ढा खोदना या खोदना। उसका जब V2 फॉर्म यूज होता है तो V2 भी डग होता है और V3 भी डग होता है। ये दोनों फॉर्म डग ही होते हैं। और जब इसका ING फॉर्म की बात करते हैं तो ये डिगिंग होता है और एस या ES फॉर्म में डिग्स हो जाता है। ओके, ES ES वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ING फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म कहाँ और कैसे यूज होती है, ठीक है? अब हम एक कुछ एग्जांपल्स उठा रहे हैं कैसे डिफरेंस शो होता है जब हम दूसरा दूसरा फॉर्म यूज करते हैं। यहाँ पे एग्जांपल है आई नो यू। इसका क्या मतलब होता है? मैं आपको जानता हूँ। नो यू कहाँ लगता था? नो अगर फर्स्ट फॉर्म है तो वो प्रेजेंट में लगती थी। तो V1 मतलब प्रेजेंट की बात हुई, मैं आपको जानता हूँ, प्रेजेंट में आपको मैं जानता हूँ। अब जब ये पास्ट सेंटेंस हो गया, आई न्यू यू, मैं आपको जानता था, तो यहाँ पे हमारा V2 लगा। P3 लगता है जहां पे पास्ट पार्टिसिपल होता है। आई हैव नोन यू फॉर 2 years, मैं 2 साल से आपको जानता हूं। पुरानी बात है, ये भी पास्ट की बात है, लेकिन कंटिन्यूएशन में चला आ रहा है, 2 साल तक आपसे आपको जान रहा हूं। तो ये बात आप समझिए कि पार्टिसिपल में बेसिक फर्क कंटिन्यूएशन का होता है, ठीक है? तो यहाँ पे V1 V2 V3 का यूज कब कहाँ कैसे हुआ ये हम समझ गए। अब एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि जो मैंने अभी 4-5 वर्ड्स अभी पिछले आपको स्लाइड में दिखाए थे वो इनफ नहीं है। आपको कम से कम ऐसे 100-200 वर्ड पढ़ने पड़ेंगे। रटने नहीं है, याद नहीं करने, आपको समझने हैं और नॉलेज में आपके होना चाहिए। वो प्रैक्टिस से होगा। वो वर्ड की लिस्ट आप गूगल से डाउनलोड कर सकते हो, आप सर्च कर सकते हो, कई बुक्स में भी अवेलेबल है। अगर जरूरत पड़ेगी तो आप मेरे को कमेंट में पोस्ट करना, मैं उसके लिंक भी आपको शेयर कर दूंगा। वो चीज़ आपको खुद से पढ़नी है और याद करनी होगी, ठीक है? अब हम आगे बढ़ रहे हैं। अभी तक हमने जो पढ़ा कि मेन वर्ब क्या होता है, वर्ब कितने तरीके के होते हैं, मेन वर्ब कितने तरीके के होते हैं, उसके बेस पे अब हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ये जो क्वेश्चंस मैं करवाने जा रहा हूँ ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर के आए हुए क्वेश्चन हैं। तो आप एक चीज समझ जाओ कि इस तरह के ही क्वेश्चन से आपका एग्जाम में सामना होगा। तो इसको मैं शुरू करूं उससे पहले मैं आपसे दो चीज के लिए कहूंगा। पहली चीज, कॉपी पेन लेके बैठिए। जो भी मैं क्वेश्चन दूंगा उसमें बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स यहाँ अभी सामने होंगे जिनको वो समझ में ही नहीं आएगा कि क्वेश्चन में कह क्या रहा है, पूरा सेंटेंस का मतलब क्या है। तो हर पार्ट के साथ साथ आपको तैयारी करते चलनी है, हर पार्ट की। अगर मैं वर्ब पढ़ा रहा हूँ तो आपको अगर यहाँ कोई ऐसा नया वर्ड मिलता है जो आपको उसका मीनिंग नहीं पता है तो वो वर्ड आप लिखिए। सिनोनिम एंटोनिम्स में आगे चल के वो आपको काम आएगा, ठीक है? पहला क्वेश्चन है, द timid creature was driven into a narrow lane where it was slewed by the kidnapper। किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले समझना बहुत जरूरी है कि क्या बात हो रही है। यहां पे बात हो रही है द टिमिड क्रिएचर। टिमिड मतलब क्या होता है? बहुत छोटा, ठीक है? जिसको इसका मतलब नहीं पता है वो लिख लेगा। क्रिएचर मतलब जानवर या किसी तरह का कोई क्रिएचर है, ठीक है? द टिमिड क्रिएचर वॉज ड्रिवन। ड्रिवन का मतलब होता है यहाँ पे कि उसको लेके गया गया, खींचा गया या निकाला गया, ठीक है? इनटू अ नैरो लेन। नैरो मतलब पतला, लेन मतलब सड़क की जो लेन होती है, पतली गली में। जो टिमिड क्रिएचर था, जो छोटा सा कमजोर क्रिएचर था, उसको उठा के ले जाया गया एक नैरो सी गली में, वेयर इट वॉज स्लूड। स्लूड का मतलब होता है, बेसिकली ये इस लेन से निकला है, इसका मतलब होता है कि काट देना किसी को, चाकू से या तलवार से जब हम किसी को काट देते हैं तो उसको स्लूट कहते हैं, बाय द किडनैपर। पूरे सेंटेंस का मतलब हमको समझ में आ गया। सेंटेंस ये है कि वो जो छोटा सा क्रिएचर था उसको खींच के ले जाया गया पतली सी गली में और वहां जाके उसको किडनैपर ने मार दिया, काट दिया, ठीक है? अब यहाँ पे आपको पता करना है कि वर्ब
में एरर कहाँ है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं कि एरर जो आपका है वो यहां पे है स्लीव में। क्या एरर है? स्ले का मतलब होता है मार डालना। यहां पे V3 फॉर्म लगनी चाहिए थी स्ले की, जो कि होती है स्लेन, ना कि स्लूड, ठीक है। अब हम V3 फॉर्म क्यों लगाए यहाँ पे? V3 हमने इस लगाया कि भाई ये पास की बात है। द टिमिड क्रिएचर वॉज ड्रिवन, मतलब उसको खींच के ले गया गया इनटू द नैरो लेन वेयर इट वॉज स्लूड बाय द किडनैपर। पास में उसको खींचा गया, ले जाया गया और वहां पे मार दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे? V3 फॉर्म, ठीक। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, यू शुड अवॉइड टू गो टू ऑफिस एज यू हैव सीवियर आई इन्फेक्शन। ये सेंटेंस पहले वाले सेंटेंस से थोड़ा आसान है, इसमें कम टफ वर्ड्स हैं। क्या कह रहा है? यू शुड अवॉइड टू गो टू ऑफिस। अवॉइड का मतलब आपको कोई चीज नहीं करनी चाहिए। टू गो टू ऑफिस, आपको ऑफिस नहीं जाना चाहिए। एज यू हैव मतलब आपको बहुत सीवियर आई इन्फेक्शन हो रखा है इसलिए। अब यहां पे क्या काम हो रहा है? ऑफिस जाने का काम हो रहा है, ठीक है। तो यहां पे वर्ब हमारा है टू गो लिखा हुआ है, लेकिन ये सेंटेंस में टू गो सही लगा है कि नहीं, ये फाइंड करिए। आपको मैं 2 सेकंड देता हूं, आप इमेजिन करो, सोचो कि अभी तक आपने जो पढ़ा है उसके बेस पे यहां पे क्या होना चाहिए था। यहां पे होना चाहिए था गोइंग। क्यों? क्योंकि यहां पे बात कब की हो रही है? आने वाले समय में, प्रेजेंट में। आने वाले समय में मतलब उसको आगे भी ऑफिस नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उसका आई इन्फेक्शन सिर्फ 1 सेकंड के लिए नहीं है। जब आपका आई इन्फेक्शन होता है तो कुछ देर तक रहता है, वो चलता रहेगा। प्रेजेंट से शुरू हुआ और प्रेजेंट में आगे भी बढ़ता रहेगा। तो ऐसा जहां काम हो रहा है वहां पे आपको यहाँ पे गोइंग लगाना पड़ेगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखिए, सेंटेंस को पढ़िए। बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनको एक बार में सेंटेंस की मीनिंग नहीं समझ में आती होगी और वो कोशिश करते होंगे कि इस तरह के क्वेश्चन से भाग जाएं, अवॉइड करें। आपके पास अभी एग्जाम में टाइम है, आपको करना सिर्फ इतना है, हर सेंटेंस को तोड़ तोड़ के पढ़ना है, डर के भागना नहीं है उससे। बेसिक इंग्लिश इसकी इतनी सबको आती है कि वो लोग इस चीज को समझ सकते हैं कि क्या कहना चाह रहा है एक छोटे पार्ट में। पूरे सेंटेंस में समझने के लिए उसको थोड़ा थोड़ा छोड़िए, तोड़िए, फिर एक साथ उसको मिला के हिंदी में जोड़ के उसको समझने की कोशिश करिए। इसकी प्रैक्टिस करते रहिए, तभी आप उस चीज को एग्जाम टाइम आते आते मास्टर कर पाओगे। तो यहाँ पे हम इसको तोड़ तोड़ के पढ़ना शुरू करते हैं। अ फ्यू सेल्फिश लीडर्स मतलब कुछ सेल्फिश माने जो स्वार्थी, लीडर्स मतलब जो नेता हैं, कुछ स्वार्थी नेता, आर बेंट टू हार्म। बेंट मतलब होता है झुका होना, ठीक है। टू हार्म द वेरी फाउंडेशन ऑफ द डेमोक्रेसी। इसका क्या मतलब हुआ कि कुछ स्वार्थी नेता झुके हुए हैं नुकसान पहुंचाने की तरफ। वेरी फाउंडेशन मतलब जो नींव है डेमोक्रेसी की। तो इससे हमको कहानी समझ में आ गई कि कुछ ऐसे स्वार्थी नेता हैं जो एकदम तुले हुए हैं कि उनको फाउंडेशन इंडिया की, सॉरी डेमोक्रेसी की खराब करनी है, ठीक है। तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस कि यहां पे वर्ब क्या हो रहा है? वर्ब इज हार्म हियर, ओके। नुकसान पहुंचाने का काम हो रहा है। नाउ फर्दर यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इसमें ये सेंटेंस प्रेजेंट टेंस का है, पास्ट टेंस का है, या फिर पास्ट पार्टिसिपल है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ठीक है। ये सेंटेंस आपका देखो, आप ये कह रहा है सेल्फिश लीडर्स चल रहे हैं, मतलब वो नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं। ये पास की बात नहीं है, पास में हमने ये किया था, इसकी बात नहीं हो रही है। यहाँ ये अभी की बात हो रही है। ये बात हो रही है प्रेजेंट पार्टिसिपल की, कि नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं। पहुंचा नहीं दिया, प्रेजेंट में पहुंचा के खत्म नहीं हो गया, वो पहुंचाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा हार्म है उसकी जगह ऑन हार्मिंग लगेगा, ठीक है। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा अ फ्यू सेल्फिश लीडर्स आर बेंट ऑन हार्मिंग द वेरी फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है। तो आपको इस चीज को समझना है कि यहाँ पे हार्म की जगह जो हमारी वी, यहाँ पे जो हार्म आपका V1 है, सॉरी, तो V1 की जगह आपको आईएनजी की फॉर्म लगानी है जो कि प्रेजेंट पार्टिसिपल में लगता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए और उसको समझिए फिर से।
उसके बाद अप्लाई करना शुरू करिएगा कि वर्ब खोजना है, पहले उसको समझिए। इट इज बीइंग अ स्टॉर्मी नाइट, यू मस्ट थॉट ऑफ पोस्टपोनिंग ऑल योर प्रोग्राम्स टिल टुमारो मॉर्निंग। अब तोड़ के समझने की कोशिश करते हैं सबसे पहले। इट इज बीइंग स्टॉर्मी नाइट, स्टॉर्मी मतलब स्टॉर्म मतलब आंधी तूफान, नाइट मतलब रात। इट इज बीइंग मतलब ये एक तूफानी रात है, तुमको यू मस्ट थॉट ऑफ पोस्टपोनिंग मतलब पोस्टपोन मतलब क्या करना, टाल देना किसी चीज को, ठीक है। ऑल योर प्रोग्राम्स, आपका जितने भी प्रोग्राम्स हैं सबको टाल दो, कब तक के लिए, टिल टुमारो मॉर्निंग, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कि हम तूफान है, तूफानी रात है ये, और जितने भी आपके दिमाग में थॉट आ रहे हैं, देखो थॉट आ रहे हैं, ठीक है, वो पोस्टपोन कर दो अपने कल के प्रोग्राम के। तो यहाँ पे हमारा जो वर्ब है वो ये है थॉट, ठीक है। और यहाँ ये जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट सेंटेंस है, अभी स्टॉर्मी नाइट है, ठीक है। तो इस तरह के सिचुएशन में हम V1 जो थॉट का होता है वो होता है थिंक, ठीक है। और हम प्रेजेंट सेंटेंस में V1 ही लगाते हैं हमेशा। तो यहाँ पे थॉट की जगह क्या होगा, थिंक होगा। इट इज बीइंग अ स्टॉर्मी नाइट, यू मस्ट थिंक ऑफ पोस्टपोनिंग ऑल योर प्रोग्राम्स टिल टुमारो मॉर्निंग, कल सुबह तक के लिए अपने सारे प्रोग्राम्स आप छोड़ दो, पोस्टपोन कर दो, ठीक है। अगला जो सेंटेंस है वो ये है, दे डिड नॉट केम आउट विक्टोरियस येट दे वर नॉट डिसअपॉइंटेड। वो नहीं आए विक्टोरियस, विक्टोरियस मतलब आउट विक्टोरियस मतलब जीत के नहीं आए, येट दे वर नॉट डिसअपॉइंटेड, उसके बाद भी वो डिसअपॉइंटेड नहीं थे। अब इसको मिला के समझेंगे कि वो जीत के नहीं आए मतलब हार गए, तब भी वो डिसअपॉइंट नहीं हुए, अच्छा परफॉर्म किया, अपने हिसाब से जितना सोचा था अच्छा हुआ। कई बार होता है कि हाँ मैंने अच्छा किया, चलो नहीं जीते, जीत हार लगी रहती है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे काम क्या हो रहा है, आने का काम हो रहा है, वर्ब हमारा क्या है, केम है। अब हमको ये पता करना है कि ये सेंटेंस प्रेजेंट है कि नहीं है, ये क्या पास्ट की बात है या प्रेजेंट की बात है। वो कब हारे थे, पास्ट में हारे थे, लेकिन वो हार चुके हैं तो वो पास्ट पार्टिसिपल चल रहा है, ठीक है। तो अब वो जीत नहीं पाए, तब भी वो दुखी नहीं है, इसलिए यहाँ आने के बाद कम का जो हो जाएगा, सॉरी केम का जो हो जाएगा वो कम लगेगा, यहाँ केम है और आंसर हमारा कम होगा। तो V3 फॉर्म जो होगी केम की वो कम होगी, ठीक है। देखिए आप छोटे छोटे सेंटेंस को जब तोड़ के पढ़ना शुरू करोगे, समझोगे ना, तब आप धीरे धीरे उस चीज़ को समझोगे। पहली बार आपको जब ये पढ़ोगे तो बहुत से ऐसी चीज़ें आपको नहीं समझ में आ सकती, या आपको लगेगा कि यार ये क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है। बट एक बार इसको करो, दोबारा करो, और क्वेश्चंस आएंगे और क्वेश्चंस देखो। सबसे इंपॉर्टेंट कंसिस्टेंसी, लगातार करने की जरूरत की, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, his dishonest acts have made his parents bend their head in shame। dishonest मतलब जो उसने चीटिंग किया हो या कोई dishonest काम किया हो, acts मतलब कोई कार्य, ठीक है। उसके जो ऐसे dishonest कार्य थे, have made his parents bend their head इन शेम। बेंट अभी हमने ऊपर पढ़ा था ना, बेंट का मतलब किसी तरफ झुका होना, तो उनके सर को उसने शर्म से झुका दिया, उसने जो हरकत की उसके वजह से उसके पेरेंट्स का सर शर्म से झुक गया, ये मतलब हुआ इसका। अब यहाँ पे क्या काम हुआ, काम हुआ हमारा सर झुकने का, किस कारण से, उसके डिसऑनेस्ट काम की वजह से, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो वर्ब है वो बेंट है, लेकिन बेंट का यहाँ फर्स्ट फॉर्म लगेगा क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस है। उसने जो प्रेजेंट टेंस में जो काम किया, ये कहीं इस पूरे सेंटेंस में कहीं आपको पास्ट तो दिख नहीं रहा है कि उसने कुछ किया था कभी, ही हैज डन समथिंग, मतलब कुछ पास्ट की बात नहीं हुई है, प्रेजेंट सेंटेंस है। उसने हिज डिसऑनेस्ट एक्ट, उसका जो डिसऑनेस्ट एक्ट था उसके वजह से उसके पेरेंट्स का अभी सर शर्म से झुक गया। तो यहाँ पे बेंड का फर्स्ट फॉर्म बेंड होता है, वो यूज होगा, ठीक है। इस एरर को आप समझो, दो बार इस ये चार पांच जो क्वेश्चन अभी इस आधे पार्ट में वर्क के हमने किए हैं उसको करो, प्रैक्टिस करो, और क्वेश्चंस ऑनलाइन सर्च करो या फिर आपके पास बुक्स हैं तो बुक से करो। प्रैक्टिस करने के बाद आपको धीरे धीरे समझ में आएगा कि आपको ये चीज़ समझ में आई, क्या चीज़ आपको नहीं समझ में आ रही है वो चीज़ आप एक्सप्रेस करो, मेरे से दोबारा पूछो, मैं आपको पूरी तरह से कोशिश करूँ कि उसमें गाइड कर सकूँ, ठीक है। वर्ब का हाफ पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है। वर्ब का कितना टाइप्स होता है, मेन वर्ब क्या होते हैं, मेन वर्ब कितने तरीके के होते हैं, और उस पर बेस हमने कुछ क्वेश्चन कर लिए हैं। अब
अगर आपको कंपटीशन में पेपर एक्चुअली क्लियर करना है और अपना मार्क्स उस लेवल पे लाना है ताकि आपका कहीं से भी किसी भी स्टेज पे पेपर रुक नहीं रहा हो, तो कुछ स्टेप्स हैं जो आपको डेली करने पड़ेंगे। सबसे पहला, जो बहुत स्टूडेंट नहीं करते हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट इंग्लिश डेली नहीं पढ़ते हैं। इंग्लिश एक दिन में आने वाला सब्जेक्ट नहीं है, या एक हफ्ते पढ़ के हिस्ट्री या बाकी ज्योग्राफी की तरह आप इसको याद नहीं कर सकते। आपको चीज़ें समझनी पड़ेंगी। मैं किसी सब्जेक्ट से कंपेयर नहीं कर रहा इसको, किसी सब्जेक्ट को अच्छा और वो नहीं कर रहा, बट ये इंग्लिश की वीकनेस कह लो आप, या इंग्लिश की रिक्वायरमेंट कह लो, कि अनलेस एंड अनटिल आप इसको डेली समझोगे नहीं, आप इसको 2 दिन में याद करके नहीं कर सकते। सो सबसे इंपॉर्टेंट कि आप सबसे पहले डेली प्रैक्टिस करना शुरू करिए, जहां से आपको कंटेंट मिले। कोई कंटेंट खराब नहीं होता। आपको जो कंटेंट मिले, जैसा कंटेंट मिले, उसको प्रैक्टिस करिए। दूसरी चीज, जो भी आप ये वीडियो देख रहे हो, आप इस वीडियो को 2 बार 3 बार दोबारा देखो, क्योंकि एक बार में कोई वर्ड नहीं समझ में आया, कोई चीज नहीं समझ में आई, लेकिन जब आप दूसरी तीसरी बार किसी भी चीज को करते हो तो वो चीज समझ में आने लगेगी। बहुत से लोग कहते हैं कि मेरे को समझ में नहीं आया, मैं छोड़ दूंगा, मैं ये नहीं करूंगा, इसको अटेम्प्ट नहीं करूंगा, मैं वर्ब नहीं करूंगा, मैं बाकी क्वेश्चन करूंगा, या मैं टेंस मेरे को नहीं समझ में आता, मैं बाकी चीजें करूंगा। मैं उनसे एक चीज कहता हूँ कि जब भी आप, मैक्सिमम स्टूडेंट ने कभी ना कभी अपनी लाइफ में पूजा या अजान या चर्च गए होंगे तो वहां प्रेयर किया होगा। क्या आपको उसका हर एक वर्ड पहले दिन ही आ गया था? नहीं। अगर कोई हनुमान चालीसा पढ़ रहा है या कोई अजान पढ़ रहा है तो उसको सारी पहले दिन नहीं याद हो गई थी। आप उसको स्लोली स्लोली समझते हो, करते हो, और एक टाइम पे वो आपको आपके दिमाग में सेट हो जाती है। इसीलिए कह रहा हूँ, रीवॉच और रिवाइज। जब आपने उसको देख लिया, वीडियो आपने समझ ली, आपने क्वेश्चंस पढ़ लिए, थोड़ा सा टाइम निकाल के उसको रिवाइज करिए। ठीक है? उसको जब आपको मौका मिले उस तरह के क्वेश्चंस करने को जो आपने पहले किए हुए हैं, उसको रिवाइज करना भी जरूरी है। इतना करते रहिए। बाकी मैं आपको और वीडियोस प्रोवाइड करूंगा। आपकी जो क्वेरी होगी आप पोस्ट कर सकते हो मेरे को। मैक्सिमम मैं आपको जल्द से जल्द रिवर्ट करने की कोशिश करूंगा जितना पॉसिबल होगा, और जो कॉमन क्वेरीज होंगी उस पर सबसे पहले रिवॉर्ड करूंगा। दूसरी और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इस तरह की जो भी आपको नॉलेज या जो भी आपको डाउट हो रहे हैं कि कहाँ से करना है, क्या नहीं करना चाहिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके लिए आप इस चैनल को कंटिन्यूसली फॉलो करते रहो, ताकि मैं आपको गाइड कर सकूं टुवर्ड्स योर ड्रीम, कि आप जल्द से जल्द अपनी जॉब को पा सको। इसको थम्स अप कर देना, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।